नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के तटवर्ती मैदान के बारे में। इससे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी के 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो आपको उन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भारत के तटीय मैदान हैं, इनका विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी का मतलब पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत से है। तो इनका विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी तथा समुद्र के मध्य है। ठीक है, अगर बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो इनका निर्माण समुद्री लहरों, जिनको आप बोल सकते हैं समुद्री तरंग भी, तो उनके द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। जब हम लोगों ने पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत से कई सारी नदियां निकलती हैं जो कि समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो अपने साथ कई सारे अवसाद लाती हैं, तो वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं धीरे धीरे, जिस कारण से क्या होता है कि जो तटीय भाग होता है वहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है। उसी को बोला जाता है तटीय मैदान। ऐसे ही दोनों तरफ यानी पूर्वी तरफ भी और पश्चिमी तरफ भी दोनों तरफ मैदानों का निर्माण हो गया। उन्हीं को पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसमें समुद्रों का भी योगदान होता है, क्योंकि जो अपरदन करती हुई नदियां लाती हैं अपना डिपॉजिट, या फिर ऐसा कहिए कि जो मलबा नदियां लाती हैं वो कुछ मलबा समुद्र में भी फेंक देती हैं। तो जब समुद्र की लहरें वापस आती हैं किधर, तटीय क्षेत्रों की तरफ, तब वो क्या करती हैं कि जो भी मलबा समुद्र में होता है उसको बाहर फिर से तटीय भागों की तरफ ढकेल देती हैं। तो दोनों तरफ का योगदान होता है। नदियों का भी, कुछ नदियां भी डिपॉजिट करती हैं और जो नदियां अपना मलबा समुद्र में फेंक देती हैं तो समुद्र भी उस मलबे को बाहर फिर से तटीय भागों की तरफ फेंक देता है। इस कारण से तटीय मैदानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। भारत में अगर बात करें तटीय मैदानों की, तो तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियां अरब सागर की तरफ जाती हैं वो अपने साथ जो भी मलबा ले जाती हैं वो रास्ते में डिपॉजिट कर देती हैं, और कुछ मलबा क्या करती हैं, क्योंकि ये नदियां तेज जाती हैं, क्योंकि इधर की ढाल 45 डिग्री है यानी ज़्यादा है, तो क्या करती हैं कि कुछ मलबा ये समुद्र में भी यानी अरब सागर में भी ले जाती हैं। तो जब अरब सागर से लहरें आती हैं तो वो वापस फिर से उस मलबे को ऊपर की तरफ ढकेल देती हैं। ठीक है, तटीय भाग की तरफ। तो इस तरीके से तटीय मैदान का निर्माण हो जाता है। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट पर्वत और अरब सागर के बीच जो मैदान स्थित है उसी को बोला जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। इसके विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि खंभात की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। साथ ही साथ जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी औसत चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर है, यानी पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है। पश्चिमी तटीय मैदान से जो नदियां गुजरती हैं वो नदियां छोटी हैं और साथ ही साथ वो नदियां तीव्रगामी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसका अरब सागर की तरफ ढाल 45 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ढाल ज़्यादा होने के कारण नदियों की स्पीड ज़्यादा होंगी, मतलब कि वो नदियाँ तीव्रगामी होंगी, और तीव्रगामी होने के कारण यहाँ की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एस्चुरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एस्चुरी में समुद्र का जो भाग होता है, या फिर ऐसा कहिए कि समुद्र का योगदान ज़्यादा होता है नदियों की अपेक्षा। नदियाँ स्पीड से आती हैं तो अपना जो भी मलबा होता है वो समुद्र तक ढकेल देती हैं, मतलब समुद्र में अपना मलबा ढकेल देती हैं, और जब समुद्र से लहरें उठती हैं तो वो लहरें क्या करती हैं, उस मलबे को फिर से तटीय क्षेत्र की तरफ वापस फेंक देती हैं, जिस कारण से मुहाने पर किसका निर्माण होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, डेल्टा में नदियों का योगदान ज़्यादा होता है, जबकि जो एस्चुरी है उसमें समुद्र का योगदान ज़्यादा होता है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ नदियां हैं वो ज़्यादातर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी तट पर
पश्च जल, जिसको बैक वाटर के नाम से जाना जाता है, वो भी पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील, ये केरल में इनको कयाल के नाम से जाना जाता है, जबकि ये पश्च जल यानी बैक वाटर्स हैं। ठीक है, पश्च जल का मतलब क्या होता है कि ये क्या करती हैं, जैसे कि जो समुद्र वाला एरिया है वहीं पर इनका निर्माण होता है, और ज़्यादातर क्या होता है कि इनका जो मुख है वो समुद्र की तरफ होता है, मतलब समुद्र का पानी क्या करता है, इसमें इंटर करता है, जिस कारण से इसका जो पानी होता है वो नमकीन होता है, और साथ ही साथ जब लहरें उठती हैं तो वो बालू वाला क्षेत्र क्या करती हैं, इसके मुहाने पर फेंक देती हैं, जिस कारण से इसमें पानी जो है भरा रह जाता है ना। मतलब मुख किधर होता है, समुद्र की तरफ, लेकिन जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो पानी के साथ क्या करती हैं, अपना जो मलबा होता है या फिर रेत जो होता है वो भी फेंक देती हैं, तो इनका मुख कुछ हद तक बंद हो जाता है और बीच में पानी भरा रह जाता है, तो उन्हीं को बोला जाता है लैगून झील। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं पश्च जल या फिर बैक वाटर, जिसको केरल में क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। मैंने आपको दो नाम बता ही दिए, जैसे कि वेम्बनाड और अष्टमुदी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका भी रीज़न है क्योंकि जो इधर की नदियां हैं वो कम दूरी तय करती हैं, और कम दूरी तय करने के कारण कम अवसाद लाती हैं, यानी मलबा कम लाती हैं, तो कम मलबा समुद्र में जमा होता है, जिस कारण से जो जहाज़ हैं वो आसानी से तटवर्ती क्षेत्र तक आ जाते हैं। और जहाज़ अगर आसानी से तटवर्ती क्षेत्र तक आ जाए तो जाहिर सी बात है ऐसे बंदरगाह क्या बोले जाएंगे, वो प्राकृतिक बंदरगाह बोले जाएंगे। जबकि पूर्वी घाट की तरफ ज़्यादातर कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं, क्योंकि उधर की जो नदियाँ हैं वो लंबी दूरी तय करके आती हैं, जिस कारण से अवसाद ज़्यादा लाती हैं, और जो समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर अवसाद ज़्यादा जमा कर देती हैं, जिस कारण से जो जहाज़ है वो आसानी से तटवर्ती क्षेत्र तक नहीं आ पाते हैं। अगर आएंगे भी तो फंस जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि साल या फिर 6 महीने में जो बालू जमा होता है या फिर जो अवसाद जमा होता है उसको हटाना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि अगर हटाते हैं तो जाहिर सी बात है उधर कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं, जिससे कि जहाज़ तटवर्ती क्षेत्र तक आसानी से आ जाएं। ठीक है, उनके लिए रास्ता साफ किया जाता है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ अपने आप रास्ता साफ होता है और जहाज़ आसानी से तटवर्ती क्षेत्र तक आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की तरफ जो कृत्रिम बंदरगाह हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान के भागों की। तो मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान हैं इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है इसको बोला जाता है गुजरात का मैदान। साथ ही साथ जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसको काठियावाड़ मैदान के नाम से जाना जाता है, और कच्छ वाला जो क्षेत्र है गुजरात में वहाँ पर कच्छ के मैदान के नाम से भी गुजरात के मैदान को जाना जा सकता है। ठीक है, ये इनके क्षेत्रीय नाम है। इसके बाद दमन से गोवा के बीच में जो तटवर्ती भाग स्थित है उसको बोला जाता है कोंकण का मैदान। उसके अलावा गोवा से मंगलौर के बीच में जो तटवर्ती मैदान का भाग स्थित है उसको बोला जाता है कन्नड़ या फिर कर्नाटक का मैदान, और मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच जो मैदान स्थित है उसको बोला जाता है मालाबार का मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार से पश्चिमी मैदानों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो कर्नाटक वाला मैदान है उसको कोनार के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नाम याद रखिएगा, एक कर्नाटक का मैदान, दूसरा कन्नड़ का मैदान या फिर कोनार का मैदान। ठीक है, तो इतने नाम इसके हैं। तो एक एक करके सभी मैदानों के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात के मैदान की। तो ये जो गुजरात का मैदान है यह गुजरात में सौराष्ट्र से सूरत के बीच में स्थित है। इसकी अगर ढाल की बात करें तो इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है, और इसका जो भीतरी क्षेत्र है वो कांप मिट्टी के कारण अधिक उपजाऊ माना जाता है। किंतु ये तटीय जो क्षेत्र है ये ज्वार के जल से भर जाता है, मतलब कि जो समुद्र वाला एरिया है वो इसको ज्वार से भर देता है। ठीक है, ज्वार भाटा आपने सुना होगा, तो उसके पानी से ये वाला जो क्षेत्र है वो भर जाता है, जिस कारण से यहाँ पर नमकीन दलदल भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक और कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी स्थित है, जिस कारण से ये जो भाग है ये काफ़ी ज़्यादा कटा फटा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि गुजरात का जो तट है यहाँ पर सर क्रीक, कोरी क्रीक और साथ ही साथ कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भी भरा रहता है और साथ ही साथ ये काफ़ी कटा फटा क्षेत्र भी है। ठीक है, तो गुजरात के तट के बारे में आप याद रखिएगा इतनी चीज़ें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोंकण के तटीय मैदान की। तो जो कोंकण का तटीय मैदान है ये फैला हुआ है दमन से लेकर गोवा तक।
इस मैदान पर वर्षा अधिक होती है, इस कारण से ये वाला जो मैदान है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर आम, नारियल, चावल ये अधिक मात्रा में पैदा किए जाते हैं। साथ ही साथ कोंकण के तटीय मैदान में थाल घाट और भोर घाट दर्रे भी स्थित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि थाल घाट और भोर घाट दर्रे कहाँ स्थित हैं, तो कोंकण के तटीय मैदान में स्थित हैं। इसके अलावा इस मैदान में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो उनका क्रम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों का जो क्रम है वो है पिंजल, बसाक, भोगराना और जुआरी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप चाहें तो साथ में याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक के मैदान की, जिसको मैसूर का मैदान भी बोला जाता है या फिर कन्नड़ का मैदान भी बोला जाता है और कोनार का मैदान भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप इनके सभी नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो यह जो मैदान है ये गोवा से मंगलौर के बीच में फैला हुआ है। इसका जो उत्तरी भाग है वो सकरा है, जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है वो अधिक चौड़ा है। यहाँ पर भी वर्षा की अधिकता है, जिस कारण से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अनुकूलित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई टेम्परेचर नहीं हो पाता है, जिस कारण से यहाँ पर सुपारी हो गया, गरम मसाले हो गया, केला, आम, नारियल, चावल, इनकी पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण से जो ढाल है वो सीढ़ीनुमा तरीके से होता है। सीढ़ीनुमा मतलब कि वहाँ पर खेती करने के लिए उसको सीढ़ीनुमा आकार का बना दिया जाता है। तो उन सीढ़ीनुमा ढालों में काजू, बादाम, कहवा, मिर्च, इन सभी चीज़ों की, साथ ही साथ जो बागवानी वाली फसलें होती हैं इनका भी उत्पादन ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर अगर नदियों के क्रम की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों की क्रम जो है वो कालिंदी है, शरावती है और नेत्रावती है। ठीक है, अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मालाबार के तटीय मैदान की। जो मालाबार का तटीय मैदान है ये मंगलौर से कुमारी अंतरीप के बीच फैला हुआ है। इसमें लंबे एवं सकरे कयाल पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कयाल के बारे में, जो कि एक प्रकार की लैगून झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाई जाती हैं। मैंने आपको दो नाम भी बताए थे, पहले आपको याद होगा बेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील, जो कि कयाल हैं, मतलब कि केरल में जो लैगून है उनको क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की सबसे जो लंबी नदी है वो है पेरियर नदी। ठीक है, और यहाँ पर कांप मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण एवं आर्द्र है, जिस कारण से यहाँ पर रबर, सिंकोना, कहवा और गरम मसाले तथा अन्य प्रकार के फल और ज़्यादातर यहाँ पर आपको रोसा घास के फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा कि रोसा घास के फॉर्म ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ के जो निचले भाग हैं यहाँ पर धान व गन्ने की खेती भी की जाती है। तो इतनी चीज़ें आप मालाबार के तटीय मैदान से संबंधित याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये याद रखना चाहते हैं कि कौन सा तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है, तो उसके लिए ट्रिकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस राज्य के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रिक आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ट्रिकी वीडियो पहले से अपलोड है, तो ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान की, क्योंकि ये पश्चिमी तटीय मैदान से संबंधित जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने देख ली। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पूर्वी घाट पर्वत तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। यानी पूर्वी घाट पर्वत और बंगाल की खाड़ी के बीच में जिस तटीय मैदान का निर्माण हुआ है उसी को बोला जाता है पूर्वी तटीय मैदान। जो पूर्वी तटीय मैदान है ये पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसका कारण ये है कि यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये लंबी दूरी तय करके आती हैं, जिस कारण से अपने साथ ज़्यादा अवसाद यानी ज़्यादा मलबा लाती हैं और उन मलबे को लाकर इन तटीय भागों में छोड़ देती हैं, जिस कारण से ये तटीय जो भाग है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी अगर औसत चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर है।
तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है और यहाँ पर जो बंदरगाह पाए जाते हैं वो ज़्यादातर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह क्यों है और पश्चिमी तटीय मैदान पे प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्कल का तटीय मैदान, दूसरा आंध्र या फिर काकीनाडा का तटीय मैदान और तीसरा है तमिलनाडु का तटीय मैदान जिसको बोला जाता है कोरोमंडल का तटीय मैदान। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और तटीय मैदान है जो कि अलग से क्षेत्रीय नाम दिया गया है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्कल के तटीय मैदान की। जो उत्कल का तटीय मैदान है ये गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक फैला हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो महानदी का डेल्टा वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये अधिक ज़्यादा चौड़ा है और साथ ही यहाँ पर ज्वारीय वन फैले हुए हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर चावल, जूट आदि का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंध्रा या फिर काकीनाड के तटीय मैदान की। यह जो मैदान है ये आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान में पुलिकट झील तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो काकीनाड का तट है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक फैला हुआ है। साथ ही साथ ये जो है ये पूर्णतः समतल है, मतलब कि ये बराबर वाला क्षेत्र है जिस कारण से यहाँ पर जो जल जमाव की स्थिति है वो नहीं होती है। यहाँ पर जो सिंचित भाग है ज़्यादा है क्योंकि समतल होने के कारण यहाँ पर जल बराबर प्रवाहित होता है, तो ये क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। तो ये चीज़ आप इसके संबंध में याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल तट की। यह जो मैदान है ये पुलिकट झील से कुमारी अंतरीप के बीच फैला हुआ है। जो संपूर्ण तटीय मैदान है यहाँ पर कावेरी, पेन्नार, मालर, बैगई आदि महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं और पूरे के पूरे मैदान को हरा भरा और समतल बनाती हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्र समतल होता है और नदियाँ वहाँ से निकलती हैं तो जाहिर सी बात है वो भाग पूरी तरह से सिंचित हो जाता है और सिंचित होने के कारण उपजाऊ बना रहता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से धान, केला, नारियल, तिलहन, फल, सब्जियाँ आदि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल तट से संबंधित याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों तरफ के तटीय मैदानों को देखा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका कुल विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो विस्तार है 2 तरीके से माना गया है क्योंकि अलग अलग जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो अलग अलग तरीके से इसका विस्तार मानते हैं। कुछ भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि इसका विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर कुमारी अंतरीप तक है और कुछ भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि इसका विस्तार उड़ीसा से लेकर कुमारी अंतरीप तक है। ठीक है, लेकिन जो भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि इसका विस्तार पश्चिम बंगाल से है, तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में एक तट पाया जाता है जिसको बोला जाता है दीघा तट। ठीक है, तो याद रखिएगा दीघा तट कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। अब इस तरीके से हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। अब हम लोग राज्य के हिसाब से देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सा तट पाया जाता है। अभी तो हम लोगों ने क्षेत्र के हिसाब से देखा था, अब मुख्य रूप से राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पश्चिमी तट की बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो केरल वाला क्षेत्र है या फिर केरल का जो तट है उसको बोला जाता है मालाबार का तट। ठीक है, कर्नाटक का जो अधिकांश क्षेत्र है या फिर कर्नाटक वाला जो एरिया है उसको बोला जाता है कोनार का तट। ठीक है, गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है, मतलब दोनों का सम्मिलित रूप से जो तट है उसको बोला जाता है कोंकण का तट। जो गुजरात का तट है वो मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि काठियावाड़ वाले क्षेत्र को काठियावाड़ का तट बोला जाता है और कच्छ वाले क्षेत्र को कच्छ का तट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पश्चिमी तट वाले हो गए। अब बात करते हैं पूर्वी तट की, तो तमिलनाडु का जो तट है उसको मुख्य रूप से कोरोमंडल का तट बोला जाता है। ठीक है, जो कि पुलिकट से कुमारी अंतरीप के बीच स्थित है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को सम्मिलित रूप से बोला जाता है उत्तरी सरकार तट और इसका एक और नाम है रॉयल तट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, रॉयल तट भी क्या है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सम्मिलित रूप से तट है। ठीक है, और जो उड़ीसा का मुख्य रूप से तट है यानी उड़ीसा का अलग से जो तट है उसको नाम दिया जाता है उत्कल तट। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्कल तट किसका तट है, उड़ीसा राज्य का
तट है, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो सम्मिलित रूप से तट होता है उसको नाम दिया जाता है उत्तरी सरकार तट या फिर रॉयल तट, और पश्चिम बंगाल का जो तट है उसको बोला जाता है दीघा तट। तो इतनी चीज़ें आप इसके संबंध में याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर तटरेखा के क्रम के हिसाब से राज्यों की बात की जाए तो एक नंबर पर गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। लेकिन अगर राज्य की जगह किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम हो तो मुख्य रूप से अंडमान निकोबार जो है वो सबसे बड़ा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य है। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार होता है तो सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी है? अंडमान निकोबार की है, फिर गुजरात की है, ठीक है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं है और केवल राज्य पूछा गया है तब राज्य गुजरात होगा, लेकिन गुजरात का जो तट है वो अंडमान निकोबार से कम है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर बात करें कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है तो वह है 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर सभी छोटे छोटे द्वीपों की भी बात करें तो उनकी तटरेखा जोड़कर कुल होती है 7516 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान के संबंध में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर जो नदियाँ लंबी दूरी तय करके आती हैं मुख्य रूप से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, लेकिन यहाँ पर नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से महानदी का डेल्टा हो गया, गोदावरी का डेल्टा हो गया, कृष्णा का डेल्टा हो गया और कावेरी का डेल्टा हो गया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 4 डेल्टा हैं। जो महानदी का डेल्टा है वो उड़ीसा में स्थित है, गोदावरी का जो डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसके अलावा जो कृष्णा का डेल्टा है वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि कावेरी का डेल्टा ये तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा, पूर्वी तटीय मैदान की तरफ जो नदियाँ आती हैं मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ जो नदियाँ जाती हैं वो मुख्य रूप से किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पूर्वी तटीय मैदान के संबंध में याद रखना है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो वीडियो पहले से अपलोड है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि किस राज्य के तट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करवा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितनी भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूं सबकी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।